आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है मांग की जो उपयोगिता है उसके सिद्धांत की सीमाएं। मांग की उपयोगिता है जो उसकी सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो सीमा है उपयोगिता है जो उसका भावगत होना। उपयोगिता भावगत है। उपयोगिता एक भावगत धारणा है, मतलब कि जो उपयोगिता है यानी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। हम जिसे बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हम उसे उपयोगिता ही कहते हैं, संतुष्टि कह सकते हैं। तो जो उसकी धारणा होती है वह भावगत है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, भावपूर्ण होती है उपयोगिता की भावना जो है। उपयोगिता एक भावगत धारणा है। इसका संबंध मनुष्य की मानसिक अवस्था से है। मानसिक अवस्था से है मतलब कि जब उपयोगिता हमें किसी चीज़ से यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो हमारी मानसिक अवस्था से है। हम मेंटली तौर पे हम किसी चीज़ से संतुष्ट होते हैं। तो ये हमारी भावगत धारणा है जिसका संबंध मानसिक अवस्था से है मनुष्य की। उपयोगिता का वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं है, परंतु इस पर आधारित उपभोक्ता की जो मांग का विश्लेषण वस्तुगत है। जो मांग की उपयोगिता का सिद्धांत है, इसके आधार पर उपभोक्ता की जो मांग का विश्लेषण किया गया है वह वस्तुगत किया गया है। उपयोगिता जो है भावगत है, उसका संबंध मनुष्य की मानसिक अवस्था है जो उससे है। उपयोगिता का वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं है। ये सबसे पहली जो है मांग की उपयोगिता इस सिद्धांत की सीमा है। सेकंड सीमा है जो उपयोगिता का गणवाचक माप संभव नहीं है, मतलब असंभव है। तो उपयोगिता का जो गुणवाचक माप है वह संभव नहीं है। उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 जैसे आदि जो हमारी काउंटिंग है उनके अनुसार गणवाचक जो संख्याओं में मापा नहीं जा सकता। इसलिए वस्तुओं की जो विभिन्न मात्राओं से प्राप्त उपयोगिता है उसको घटाया जोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि जैसे हमें किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें एक सेब खाने से हमें 5 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई, या फिर एक संतरा खाने से हमें 10 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई। हम यूटिलिटी जो है उपयोगिता है उसको गुणवाचक संख्या में कैसे माप सकते हैं। इसलिए जो उपयोगिता है उसका गुणवाचक माप संभव नहीं, क्योंकि एक मानसिक यानी भावगत धारणा है जिसे मनुष्य मानसिक तौर पर महसूस कर सकता है। तो उपयोगिता का गुणवाचक माप संभव नहीं है, असंभव है ये, जिसे हम 1, 2, 3, 4 आदि गणवाचक संख्याओं में माप नहीं सकते हैं। इसलिए वस्तुओं की जो विभिन्न मात्राओं से प्राप्त उपयोगिता उसको हम घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता, घटा जोड़ कर नहीं सकते हम उनका। अगली है प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है। यह विश्लेषण प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र मानता है। जो उपयोगिता का विश्लेषण है वह प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र मानता है। वास्तविक जीवन में प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता पर अन्य वस्तु से प्राप्त संतुष्टि का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है। अतः उपयोगिता विश्लेषण से उपभोक्ता के व्यवहार का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उपयोगिता का जो विश्लेषण है उससे उपभोक्ता का सही व्यवहार का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस मान्यता पर आधारित है कि जो प्रत्येक वस्तु है वह स्वतंत्र मान लेता है इस वस्तु को, लेकिन जो प्रत्येक वस्तु है वह स्वतंत्र नहीं होती है। उस पर अन्य जो दूसरी वस्तु होती हैं उनकी संतुष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है। चाय से उपभोक्ता को कितनी यूटिलिटी प्राप्त होती है और उपभोक्ता को कॉफ़ी से कितनी यूटिलिटी उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कॉफ़ी से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उसका प्रभाव चाय की यूटिलिटी उपयोगिता पर पड़ता है। लेकिन जो उपयोगिता विश्लेषण संदर्भ है, उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में इस बात को नहीं माना गया है। ये इनकी मान्यता है, इनका मानना है कि जो एक वस्तु है वह स्वतंत्र है, दूसरी वस्तु का उस पर उसकी संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पर इसकी ये भी एक सीमा है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है, उसका दूसरी वस्तु पर उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरी वस्तु की जो उपयोगिता है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। जो सीमांत उपयोगिता है उसका अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। जो उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत है वो सीमांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। हम किसी भी उपयोगिता का अनुमान जब लगाते हैं तो उपयोगिता का अनुमान सीमांत उपयोगिता के बगैर लगाया नहीं जा सकता। इसलिए जो उपयोगिता का विश्लेषण है वो सीमांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता जो है वह विभाज्य है।
मतलब जो सीमांत उपयोगिता है उसका अनुमान हम केवल उन्हीं वस्तुओं से लगाया जा सकता है, उन्हीं वस्तुओं से लगा सकते हैं जो विभाज्य हैं, यानी जिनको विभाजित किया जा सकता है छोटे छोटे भागों में, हम जिसे बांट सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं के अनुसार हम सीमांत उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो एक वस्तु, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु का उपभोग करने पर हमें जो संतुष्टि प्राप्त, उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता, दोबारा से मैं बताती हूँ, जब किसी वस्तु का उपभोग करने पर हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके कुल जोड़ को हम कुल उपयोगिता कहते हैं, यानी हम संतुष्टि जो प्राप्त होती है उसको उपयोगिता कहते हैं। और जो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, मतलब जो एक और, जैसे कि हमने 2 सूट खरीदे, अगली बार हम इससे हमें 4 जो संतुष्टि प्राप्त हुई, अब हमने 1 सूट और खरीदा यानी 3 सूट हमने खरीदे, तो एक और अतिरिक्त इकाई हमने जो खरीदी है जिससे हमारे 3 सूट हुए हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई का जो भोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, अब हमें 2 सूटों से हमें 4 उपयोगिता प्राप्त हुई थी और 3 सूट से हमें 6 उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो जो ये कुल उपयोगिता है इसमें जो अंतर आया है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 2 सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हुई है। दोनों में से जो जो कुल उपयोगिता में अंतर आया है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का अनुमान उन्हीं वस्तुओं से लगाया जा सकता है जो कि विभाज्य हो, यानी विभाजित जिन्हें किया जा सकता है। परंतु जैसे टेलीविज़न है, फ्रिज है, जैसी कुछ वस्तुओं का विभाजन संभव नहीं है। टेलीविज़न है तो भाई हमें एक ही खरीदना पड़ेगा, आधा टेलीविज़न हम खरीद के चला नहीं सकते, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। फ्रिज को हम विभाजित नहीं कर सकते भाई, फ्रिज को हम काट काट के बांट नहीं सकते। इस तरीके से जो फ्रिज है, टेलीविज़न है, इन वस्तुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है उनका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। ये एक और सीमा थी। अगली है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं है। इस विश्लेषण की यह मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वह स्थिर नहीं है, वास्तविक नहीं, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। इस विश्लेषण की ये मान्यता है कि मान्य जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, परंतु ये वास्तविक नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, तथा मुद्रा की मात्रा जब कम हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। इसको हम जब सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता का, जब हम उपयोगिता का चैप्टर करेंगे उसे आप अच्छी तरह से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वह कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, ये आप यूटिलिटी का जब हम चैप्टर करेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी, हम अगला जब चैप्टर करेंगे यूटिलिटी का, उपयोगिता का, उसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। अगला है उपभोक्ता को कंप्यूटर माना जाता है। जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके संदर्भ में उपभोक्ता को कंप्यूटर मान लिया जाता है, कंप्यूटर के समान माना जाता है। इस विश्लेषण के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता हर समय धन खर्च करते समय, ये जो विश्लेषण है उपयोगिता विश्लेषण, ये इस मान्यता पर आधारित है, मतलब ये मान के चलता है ये कि जो उपभोक्ता है हर समय यानी धन खर्च करते समय यह सिर्फ यही ध्यान रखता है कि कितनी उपयोगिता के रूप में उसे लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कीमत चुकाने के रूप में उसे कितनी उपयोगिता की हानि हो रही है। मतलब कि उपभोक्ता कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो केवल यही हिसाब लगाता रहता है कि उसे कितनी उपयोगिता के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है और कीमत चुकाने से उसकी जो यूटिलिटी कितनी उसमें हानि हो रही है। परंतु वास्तविक जीवन में हम में से जो है कोई भी व्यक्ति इतना हिसाबी नहीं होता है भाई कि कोई भी चीज़ खरीदते समय से हिसाब लगाता रहे भाई किससे कितनी यूटिलिटी में लाभ हो रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है हमारी यूटिलिटी, कितनी डिक्रीज हो रही है, ऐसे कोई हिसाब नहीं लगाता रहता है। तो ये गलत है। ये उपयोगिता जो विश्लेषण है इसमें उपभोक्ता को कंप्यूटर के समान मान दिया जाता है। अगला है उपयोगिता विश्लेषण योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता है। उपयोगिता जो विश्लेषण है इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है। उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता की जो रुचि है उसको स्थिर मान लिया जाता है, मतलब उपभोक्ता की जो रुचि है सामान को खरीदने की उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह तो केवल अल्पकाल में ही संभव है। ये तो अल्पकाल का मतलब होता है कम से कम समय, और दीर्घकाल का मतलब होता है अधिक से अधिक समय। तो अल्पकाल में और दीर्घकाल है जो उसमें डिफरेंस हम
उत्पादन का जब हम चैप्टर करेंगे, उत्पादन फलन उत्पादन के नियम, तो उसमें हम अल्पकाल और दीर्घकाल को अच्छे से समझेंगे। इसका पूरा चैप्टर अल्पकाल और दीर्घकाल पर ही है वो। तो जो अल्पकाल यानी थोड़े समय में ही ऐसा हो सकता है वही कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन जब दीर्घकाल समय और अधिक हो जाता है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई हमेशा तो उपभोक्ता की एक चीज़ के लिए वही रुचि रहेगी। उपभोक्ता की जो रुचि है दीर्घकाल में परिवर्तन आता है उसमें, लेकिन अल्पकाल में संभव है कि भाई उपभोक्ता की रुचि उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन योजनाएं इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि दीर्घकाल में रुचि में परिवर्तन आने पर उपभोक्ता की मांग में क्या परिवर्तन आएगा। उपयोगिता विश्लेषण इस वास्तविकता को समझाने में असमर्थ है। जब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, जब एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन योजनाएं इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। योजनाएं जब अर्थव्यवस्था की बनाई जाती हैं वो इस उद्देश्य इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि दीर्घकाल में रुचि में उपभोक्ता की परिवर्तन आने पर जो उपभोक्ता की मांग में क्या परिवर्तन आएगा, कि भाई उपभोक्ता की जो रुचि है उसमें परिवर्तन आ सकता है दीर्घकाल में। इसको ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु जो उपयोगिता विश्लेषण है वह इस वास्तविकता को समझाने में असमर्थ है, क्योंकि उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में जो उपभोक्ता की रुचि है उसको स्थिर मान लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसमें भविष्य में जब दीर्घकाल में भी उपभोक्ता की जो रुचि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु ये असंभव है क्योंकि दीर्घकाल में उपयोगिता की रुचि है जो उसमें उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन आता है। ये केवल अल्पकाल में संभव है कि उपयोगिता उपभोक्ता की रुचि में उसकी उपयोग में कोई उपभोक्ता की जो रुचि है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को मांग की उपयोगिता के सिद्धांत की सीमाएं समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का टॉपिक हमारा जो पूरा हुआ है और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी पूरा हो चुका है। तटस्थ अवकल विश्लेषण का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।